हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्पेक्टेटर क्लब का सेकंड कैरेक्टर। मैंने दो पार्ट बनाए थे और दो पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टर कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकंड कैरेक्टर। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और उसका नाम तो इसमें नहीं दिया गया है, नाम नहीं बताया गया है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर हमारा एक टेम्पलर है। टेम्पलर। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं और लाइन बाय लाइन हम उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखिए, द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम एंड अथॉरिटी एमंग अस इज अनदर बैचलर। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम, स्टीम का मतलब सम्मान, अथॉरिटी का मतलब अधिकार, एमंग का मतलब के बीच में, यानी हमारे बीच में जो दूसरा सम्मानित और अधिकार रखने वाला व्यक्ति है वो भी एक बैचलर है। इज अनदर बैचलर, वो भी एक बैचलर ही है। मतलब जो पहला सदस्य मैंने आपको बताया था कैरेक्टर था, वो भी क्या था, बैचलर ही था। और जो ये वाला कैरेक्टर है वो भी क्या है, बैचलर ही है। ओके दोस्तों, ये भी बैचलर ही है। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम, यानी जो अगला सज्जन पुरुष है, जो सम्मानित व्यक्ति है, अथॉरिटी अमंग अस, और हमारे बीच में रहता है, इज अनदर बैचलर, वो भी एक बैचलर ही है। अथॉरिटी का मतलब रहना या फिर अधिकार रखना, यानी हमारे बीच जो अगला सम्मानित व्यक्ति रहता है वो भी क्या है, एक बैचलर ही है। हु इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, जो इनर टेम्पल का सदस्य है। हु इज ए मेंबर, जो सदस्य है, ऑफ द इनर टेम्पल, इनर टेम्पल का। अब दोस्तों इनर टेम्पल आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या है। देखिए, जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई करते हैं, लॉ की स्टडी करते हैं, वो जिस भवन में रहते हैं या जिस स्थान पर रहते हैं उसको बोलते हैं इनर टेम्पल। लॉ की स्टडी करने वाले स्टूडेंट जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं इनर टेम्पल। तो जो हमारा टेम्पलर था, हमारा सेकंड कैरेक्टर था, वो भी इस इनर टेम्पल का एक सदस्य था। ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी, ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदारी, यानी कि वो एक महान ईमानदारी वाला व्यक्ति था। ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी, महान ईमानदारी का व्यक्ति था। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, बहुत ही ईमानदार था। विट, बहुत ही बुद्धिमान था। एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक अच्छी समझ रखता था, मतलब समझदार भी था। बट ही हैज़ चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बट लेकिन ही हैज़ चूजन, उसने चुना है, हिज प्लेस, अपना स्थान, ऑफ रेजिडेंस, रहने का। बट लेकिन उसने अपना स्थान चुना है, बट ही हैज़ चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लेकिन उसने अपना रहने का स्थान चुना है। रादर टू ओबे, टू ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, यानी उसने अपना रहने का स्थान चुना है टू ओबे, आज्ञा का पालन करने के लिए। द डायरेक्शन, आदेशों का, ऑफ एन ओल्ड ह्यूमरसम फादर, अपने वृद्ध पिताजी के, यानी अपने वृद्ध पिताजी के आदेशों का पालन करने के लिए उसने अपना रहने का स्थान चुना है। देन इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशंस, ना कि अपने खुद की इच्छा से। इंक्लिनेशंस का मतलब इच्छा, विश, इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट उसका नहीं था कि मैं इनर टेम्पल जाऊं, उसके पिताजी ने उसको भेजा था। ओके दोस्तों, उसके पिताजी ने उसको भेजा था। अब देखिए, मो यहाँ पर रादर आया है, दैन आया है, तो ये कंपैरिजन के लिए आया है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आया है, मतलब कंपैरिजन
किसके किसके बीच हुई, यानी अपनी इच्छा और पिताजी की इच्छा, दो इच्छाएं थी ना, तो दोनों में कंपैरिजन हुआ और वहां पर उसने महत्व किसको दिया, पिताजी की इच्छा को। यानी पिताजी की इच्छा का पालन करने के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए उसने अपना रहने का स्थान इनर टेम्पल चुन लिया। ओके दोस्तों, डायरेक्शन का मीन्स होता है यहाँ पर आदेश, दिशा निर्देश। फिर आगे है ही वॉज प्लेस्ड दियर। प्लेस्ड का मतलब भेजना, यानी ही वॉज प्लेस्ड, उसे वहां भेजा गया था। ही वॉज प्लेस्ड दियर, उसे वहां भेजा गया था। टू स्टडी, स्टडी करने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए। द लॉज ऑफ द लैंड, भूमि के कानूनों का, जमीन के कानूनों का। उसके पिताजी ने उसको वहां क्यों भेजा था कि जाओ तुम भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित जितने भी कानून हैं उनका अध्ययन करो। मतलब जमीन से संबंधित कैसे, मतलब जैसे जमीन कैसे लिखाया जाता है, कैसे बैनामा किया जाता है, वसीयतनामा क्या चीज़ होती है, मतलब जमीन से संबंधित कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल्स है उसके बारे में तुम जाओ अध्ययन करो। इसलिए उसके पिताजी ने उसको भेजा था ये कहकर। वही कह रहा है ही वॉज प्लेस्ड दियर, वो उसे वहां भेजा गया था। टू स्टडी द लॉज ऑफ द लैंड, लैंड के कानूनों का अध्ययन करने के लिए। एंड इज द मोस्ट लर्न ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज। और उस अवस्था में, उस समय, उस अवस्था का मतलब, स्टेज का मतलब उस समय, उस क्षेत्र में किसी भी घर में इतना बड़ा विद्वान नहीं था, यानी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। देखिए, यानी कि जितना पढ़ा लिखा उसका लड़का था, यानी जिसके पिताजी ने भेजा था ना, उसका पिता चाहता था कि मेरा जो लड़का है स्टडी का पढ़ाई करेगा तो सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा, और फिर आसपास के क्षेत्र में कोई भी उतना बड़ा विद्वान नहीं होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा एंड इज द मोस्ट लर्न, मतलब सर्वाधिक बड़ा विद्वान, सर्वाधिक विद्वान ऑफ एनी ऑफ द हाउस, किसी भी घर में। इन दोज ऑफ द स्टेज, उस अवस्था में, यानी उस समय किसी भी घर में इतना बड़ा विद्वान नहीं था जितना कि हमारा बेटा है। कौन कहता था, टेम्पलर का पिता। और वो चाहता था कि हमारा बेटा जाए लॉ की स्टडी करे। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन और कोक। यहां पर आपको समझना चाहिए, ये जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल और लॉन्जिनस, एरिस्टोटल और जो लॉन्जिनस हैं दोस्तों, चलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। एरिस्टोटल और लॉन्जिनस जो हैं ये लिटरेचर के छात्र हैं, ओ सॉरी, लिटरेचर के विद्वान हैं। मैंने छात्र बोल दिया, सॉरी दोस्तों, छात्र नहीं थे, पहले तो छात्र ही रहे होंगे, लेकिन आप समझिए एरिस्टोटल और लॉन्जिनस जो हैं ये लिटरेचर के विद्वान हैं। और लिटिलटन और कोक, ये लिटिलटन और कोक ये कानून के विद्वान हैं। समझिए बात को, एरिस्टोटल और लॉन्जिनस लिटरेचर के विद्वान हैं, लिटिलटन और कोक कानून के विद्वान हैं। तो आप ही बताइए, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है टेम्पलर, उसको इंटरेस्ट था लिटरेचर में, तो वो किसको पढ़ेगा, लिटरेचर वाले को ही पढ़ेगा, ना कि कानून वाले विद्वान को पढ़ेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट किसमें था, लिटरेचर में। और उसके पिताजी ने उसको जबरदस्ती भेज दिया था तुम जाओ कानून की स्टडी करो। तो उसको तो कौन समझ में आएगा, उसको तो एरिस्टोटल और लॉन्जिनस ही समझ में आएंगे, ना कि लिटिलटन और कोक।
किसकी पुस्तकें पढ़ना पसंद करेगा? एरिस्टोटल और लॉन्जिनस की, ना कि लिटिलटन और कोक। तो इसलिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम, यानी एरिस्टोटल और लॉन्जिनस उसके द्वारा बहुत अधिक समझे जाते थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, एरिस्टोटल और लॉन्जिनस उसको अधिक समझ में आते थे देन लिटिलटन और कोक, लिटिलटन और कोक की अपेक्षा। यानी कि लिटिलटन और कोक उसको उतना नहीं समझ में आते थे जितना कि एरिस्टोटल और लॉन्जिनस समझ में आते थे। अब समझ में आया दोस्तों आपको? यानी कि वो किसको पसंद करता था? एरिस्टोटल और लॉन्जिनस की पुस्तकों को, ना कि लिटिलटन और कोक की पुस्तकों को। द फादर सेंड्स अप every post questions relating to marriage articles, leases and tenures in the neighborhood। देखिए दोस्तों, अब जब उसके पिताजी ने चूंकि उसको भेजा था कि तुम जाओ स्टडी करो लॉ की, तो उसके पिताजी बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहते थे। टेस्ट, उसकी परीक्षा भी लेते रहते थे, उसको पत्र भेजते थे। और पत्र में क्या होता था, एक दो क्वेश्चन होता था, जैसे वो मैरिज से संबंधित हो गया, या लीजस, लीजस का मतलब होता है पट्टा। जैसे बटैया नहीं होता कि बटैया पे आपने खेत दे दिया, तो ऐसे पट्टा भी कुछ होता है, पट्टे पर खेत ले लिया हमने, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो पट्टे से संबंधित या मैरिज से संबंधित या अवधि से संबंधित, टेन्योर से संबंधित, टेन्योर का मतलब अवधि, अवधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उसको भेज देते थे पत्र में लिखकर, और फिर अपने बच्चे वो सॉरी अपने बेटे से कहते थे कि तुम इसका आंसर भेजो हमें, तब देखे तुम वहाँ पढ़ाई कर रहे हो। जैसे अभी यहाँ कोई अपने बच्चों को इलाहाबाद भेज दे, कहा कि तुम जाओ भैया और आईएएस की तैयारी करो, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, व्हाट्सअप करेगा, एक क्वेश्चन भेजेगा कि देखें ये पढ़ भी रहा है कि नहीं। तो ऐसे उसके पिताजी भी उससे पत्र भेजकर, अब उस समय व्हाट्सअप तो नहीं चलता था, तो पत्र भेजकर उसको उससे क्वेश्चन पूछा करते थे। और वो भी क्या था, उसने एक वहाँ पर एक क्या किया था, वकील सेट कर रखा था, और उन्हीं से वो उत्तर लेकर के अपने पिताजी को दे देता था। उन्हीं से उत्तर जान करके और पिताजी को दे देता था, क्योंकि वो लॉ की स्टडी तो करेगा नहीं। ओके दोस्तों, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द फादर सेंड्स अप, उसके पिताजी भेजते थे, एवरी पोस्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक पोस्ट क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक पोस्ट क्वेश्चंस। उस समय तो पोस्ट होते नहीं थे, क्योंकि ना तो व्हाट्सअप था ना तो फेसबुक था, तो पोस्ट कैसे होंगे। मतलब जो भी उसके आस पड़ोस में क्वेश्चन उठता था, जो भी बात कोई करता, कोई भी जमीन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती, तो वो क्वेश्चन वो उसको भेज देता था। द फादर सेंड्स अप, पिताजी भेजते थे, एवरी पोस्ट क्वेश्चन, हर प्रश्न, रिलेटिंग, संबंधित टू मैरिज आर्टिकल्स, मैरिज आर्टिकल से संबंधित, मतलब मैरिज आर्टिकल से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन भेजते थे। लीजस या पट्टे से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसको भेजते थे। एंड टेन्योर्स, और टेन्योर से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी भेजते थे। इन द नेबरहुड, पड़ोस में, यानी पड़ोस में अगर कोई बात हो रही है, कोई प्रश्न उठा पड़ोस में, तो वो क्वेश्चन कहाँ भेज देते थे उसके पिताजी? अपने बेटे के पास। ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्री, और सारे प्रश्नों को वो रख देता था विद एन अटॉर्नी, एक अटॉर्नी के सामने। जब उसके पिताजी अपने बेटे के पास क्वेश्चन भेजते थे, टेम्पलर के पास, कि ला हम देखें इसका उत्तर बता पाता है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या करता था लड़का, वो सारे प्रश्नों को किसके आगे रखता था? एक अटॉर्नी, एक वकील के सामने। मतलब उसने वहां पर वकील सेट कर रखा था। ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी, वो सारे क्वेश्चन उस अटॉर्नी के सामने रख देता था, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ इन द लैब, और बहुत ध्यान से
सावधानी बरतते हुए, मतलब सावधानी बरतते हुए अपने पिताजी को उसका उत्तर बता देता था। टेक केयर ऑफ इन द लंप, लंप का मतलब अब देखिए यहाँ पर ये इन द लंप जो है ये यहाँ पर एक फ्रेज की तरह यूज हुआ, तो मतलब वो अपने पिता को उजाले में रखता था। इसका मतलब ये कि अपने पिताजी को क्वेश्चन बता देता था, वकील से अटॉर्नी से उसका आंसर पता करके फिर अपने पिताजी को बता देता था, बहुत ही चालाकी से, ताकि उसको पिताजी को ये ना शक हो कि मेरा बेटा वहां पढ़ नहीं रहा है। ओके दोस्तों, जो भी क्वेश्चन उसके पिताजी उसके पास भेजते, तो वो टेम्पलर जो था बहुत चालाक था, वो किसी वकील से उसका आंसर मालूम कर लेता और फिर अपने पिताजी को सावधानी पूर्वक उत्तर भेज देता बड़ी चालाकी से। ही इज स्टडीइंग द पेशेंस देमसेल्व्स, वो भावनाओं का अध्ययन कर रहा था। ही इज स्टडीइंग द पेशेंस देमसेल्व्स, मतलब स्वयं के भावनाओं का। देखिए अब उसे पढ़ना तो चाहिए, स्टडी लॉ की करनी चाहिए, कानून का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन भावनाओं का अध्ययन कर रहा था। अब भावनाओं का अध्ययन, इमोशंस, पैशंस का मतलब क्या होता है, इमोशंस, इमोशन का अध्ययन कौन करेगा भाई? भावनाओं का अध्ययन वही करेगा जो लिटरेचर में विश्वास करता है, उसमें इंटरेस्ट है जिसका। तो इसका भी तो उसी में था, तो ये भी भावनाओं का अध्ययन कर रहा था। When he should be inquiring into the debates, जबकि उसको इंक्वायरी किसकी करनी चाहिए थी? बहस की, चर्चाओं की, मतलब उसको चर्चा जो भी हो रही उनका अध्ययन करना चाहिए था। Among men, आदमियों के बीच जो चर्चाएं हो रही हैं राजनीति से संबंधित, उसका उसको अध्ययन करना चाहिए। Which arise from them, यानी जो उन लोगों के बीच मुद्दे उठते थे, आदमियों के बीच जो भी डिबेट्स होते थे व्यक्तियों के बीच, उनका उसको अध्ययन करना चाहिए था। जबकि वो अध्ययन किसका कर रहा था? इमोशंस का। ही इज स्टडीइंग द पेशेंस देमसेल्व्स, वो भावनाओं का अध्ययन कर रहा है। व्हेन, जबकि ही शुड बी इंक्वायरिंग, उसे इंक्वायरी करनी चाहिए, इनटू द डिबेट्स, बहस में, यानी उसे बहस में इंक्वायरी करनी चाहिए। मीन्स उसे जितने भी बहस होते हैं लोगों के बीच जो राजनीति मुद्दे उठते हैं, उसमें उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, उसमें उसको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वो कहाँ अध्ययन कर रहा है? इमोशंस, भावनाओं का अध्ययन कर रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है, he knows the arguments of each of the orations of the Demosthenes and Tully, he knows, वो जानता है, द आर्गुमेंट्स, बहस, ऑफ ईच, प्रत्येक, यानी प्रत्येक बहस जानता है, प्रत्येक बात जानता है, ऑफ द ओरेशंस ऑफ द डिमोस्थनीज एंड टुली। ही नोज, वो जानता है, द आर्गुमेंट, बहस, ऑफ ईच, प्रत्येक प्रत्येक बहस वो जानता है, ऑफ द ओरेशंस मतलब भाषण का, ऑफ डिमोस्थनीज एंड टुली, डिमोस्थनीज और टुली के भाषणों का प्रत्येक बहस वो जानता है। अब देखिए डिमोस्थनीज और टुली ये भी लिटरेचर के विद्वान हैं, तो इनसे संबंधित जितनी भी विचार हैं, जितने भी ऑरेशंस हैं, जितने भी ऑरेशंस का मतलब भाषण या विचार, तो उनके प्रत्येक आर्गुमेंट को जानता है। डिमोस्थनीज और टुली ने क्या बहस किया, क्या बात की, उन सबको ये जानता है। मतलब इंटरेस्ट इसका किसमें है? लिटरेचर में, इसलिए उन सभी चीजों को वो जानता है। बट नॉट वन केस, लेकिन एक भी केस, इन द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट का, ऑफ आवर ओन कोर्ट्स, हमारे खुद के कोर्ट्स के,
रिचर्ड स्टील कहता है जो उसका कोर्ट था, जो उसका न्यायालय था, उसके किसी भी रिपोर्ट का एक भी मामला वो नहीं जानता है। बट नॉट, नहीं, वन केस, एक भी केस का इन द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में ऑफ अवर ओन कोर्ट्स, हमारा जो खुद का कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसके किसी भी रिपोर्ट का किसी भी केस को वो नहीं जानता है। जानता क्या है? डिमोस्थनीज और टुली की भाषण, उनमें क्या वार्तालाप हुआ, क्या चर्चा हुआ, वो सब वो जानता है और अपने किसी एक भी केस के बारे में जानकारी नहीं रखता है। ओके दोस्तों, फिर कहता है नो वन एवर टूक हिम फूल फॉर ए फूल, नो वन एवर टूक हिम फॉर ए फूल, कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख नहीं समझ सकता। बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, उसके इंटीमेट्स का मतलब घनिष्ठ, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, यानी जो उसके घनिष्ठ मित्र हैं उनको छोड़ करके, उसके जो घनिष्ठ मित्र हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, अगर उनको छोड़ दो तो उसे कोई भी मूर्ख नहीं समझ सकता। नो ही हैज ग्रेट डील ऑफ विट, और ना तो बहुत बड़ा बुद्धिमान ही है। देखिए, ना तो आप उसको मूर्ख ही समझ सकते हैं, नो ही हैज ग्रेट डील ऑफ विट, और ना तो बहुत बड़ा दिमागी भी है। ओके, अगर आप उससे मिलेंगे, रिचर्ड स्टील कहते हैं जब भाई आप हमारे सेकंड कैरेक्टर टेम्पलर से मिलोगे तो ना तो आप उसको बुद्धिमान ही कह पाओगे, ना तो मूर्ख ही कह पाओगे। नो वन एवर टूक हिम फॉर ए फूल, ना तो कोई से विद्वान मूर्ख कहता है, बट नन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, उसके घनिष्ठ मित्रों को छोड़ करके, मतलब जो घनिष्ठ मित्र होते हैं दोस्तों, वो असलियत जानते हैं, आप भी जानते हैं। ओके, तो उनके घनिष्ठ मित्रों को छोड़ दो तो कोई भी उनको मूर्ख नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं समझ सकता। नो ही हैज ग्रेट डील ऑफ विट, और ना ही कोई उन्हें विद्वान समझ सकता। दिस टर्न मेक्स हिम एट वंस बोथ डिसइंटरेस्टेड और एग्रीबल। दिस दिस टर्न मेक्स हिम, यही चीज उसको बना देती है, एट वंस तुरंत, बोथ दोनों, यही चीज उसको तुरंत दोनों बना देती है। क्या क्या बना देती है? डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीबल, मतलब रुचिकर और अरुचिकर। मतलब जब आप उससे मिलेंगे तो हो सकता है आप उसमें रुचि ले, और ये भी हो सकता है कि उसमें आप रुचि ना ले। डिसइंटरेस्टेड का मतलब अरुचिकर, और एग्रीबल मतलब इंटरेस्टेड यानी रुचिकर। तो यही उसकी चीजें हैं। दिस टर्न मेक्स हिम, यही चीज उसे बना देती है, एट वंस बोथ, दोनों बना देती है। क्या क्या? डिसइंटरेस्टेड और एग्रीबल, मतलब वो ना तो मूर्ख है ना तो विद्वान है। तो भाई आप उसमें, आप उससे मिलेंगे तो हो सकता है उसको आप इंटरेस्ट में ले, हो सकता है ना ले, दोनों हो सकता है ना। एज फ्यू ऑफ हिज थॉट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, उसके जो कुछ विचार हैं वो बिजनेस से संबंधित है। उसके जो कुछ विचार हैं वो बिजनेस से संबंधित हैं। दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, और वो कन्वर्सेशन के लिए फिट है, मतलब बातचीत में उनके उन विचारों को लिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, या हम कहें फोर्थ पार्ट में, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।